नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों ने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में फॉर्म फिल किया है, वो सारी अपनी तैयारी कर रहे होंगे बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एक्ट की क्लासेस है वो भी कंप्लीट हो गई हैं। आपकी जीएस और जीके चल रही है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी का आज एक टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण। ये आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आपके सिलेबस में बताया गया है कि आपका जो जीएस और जीके आएगा उसमें लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। तो ये सारी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, तो हम लोग धीरे धीरे ये सारी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद आपकी आईसीटी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली आपकी अल्टरनेट डे पे क्लासेस होती रहेंगी। इसके अलावा आपकी कल से हिंदी और रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और हम लोग 15 सितंबर के बाद अपने एमसीक्यूज वगैरह स्टार्ट कर देंगे करना। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपके साथ मैं भी काफ़ी मेहनत कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। मेन हम लोग हॉस्टल वार्डन को लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि कॉमन टॉपिक है आपका जीएस और जीके का। आपको पता है कि जितने भी पोस्ट हैं आपकी 22 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी है, पीजीटी है और हॉस्टल वार्डन है। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ है, अकाउंटेंट है, लैब अटेंडेंट। तो उन सब में ये कॉमन टॉपिक है, ये आपका सबके लिए बराबर है, तो सारे लोग इसकी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण। ये दो स्कीम्स हैं, इनके बारे में आज हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समग्र शिक्षा। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान, जिसको एसएसए बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको क्या बोलते हैं, आरएमएसए। ठीक है, क्या बोलते हैं, आरएमएसए, और शिक्षक शिक्षा, जिसको बोलते हैं टीई, मतलब टीचर एजुकेशन। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं टीचर एजुकेशन, एसएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये भी एसएसए है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, टीचर एजुकेशन। ये किससे, सेकेंडरी एजुकेशन जो आपकी है उससे रिलेट करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, कि पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2018 में स्कूली शिक्षा समग्र शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई। तो इन सबको मिला के या इन सब ने मिलने एक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2018 में समग्र शिक्षा स्टार्ट की। किसके लिए, आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, मतलब आपको जैसे आपके जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ भी सेकेंडरी एजुकेशन के ही बच्चे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक फैले स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यापक कार्यक्रम है। कब से कब तक, प्री स्कूल, जो आपके प्री स्कूल से लेके 12वीं तक। तो आपके ईएमआरएस में भी जो क्लासेस है कब तक है, 6 से 12 तक। ठीक है, और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराना। और समावेशी और समान का क्या हो गया, इंक्लूसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब जितने भी बच्चे हैं, कोई भी जात से हैं, धर्म से हैं, कोई अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, सबको एक जगह एक साथ मिला के उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन की इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चा आगे चल के एक अच्छा नागरिक बने, अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर पाए। योजना का जोर सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देना है। ठीक, तो राज्य और केंद्र शासित मिलकर दोनों ही इस योजना पे काम करते हैं। ये योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 4। अब हम लोगों ने एक बार जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था तो आपको मैंने एसडीजी गोल बताए थे। ठीक है, ये टॉपिक भी मैं आपको एक अलग से करवा दी हूँ, क्योंकि जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो गोल नंबर 4 था उसके अनुरूप है, मतलब उसको ध्यान में रख के किया गया है। अब समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ दिया गया है। तो जो आपकी एसएसए की स्कीम है, आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी
आई है, ठीक है, 2020 की, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है क्योंकि वो भी इन सभी पहलुओं पे काम कर रही है। तो इसलिए सारे लोग मिलके शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए एक साथ मिलके ही काम करेंगे, ठीक है। अब इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करें, ठीक है, मतलब जो भी उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, तो उनको पूरा करने के लिए ऐसे भी काम करे। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना। तो किसका समर्थन करेगी, जो आपका आरटीई है 2009, जिसमें बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर ध्यान दें। मतलब जो आपकी ईसीसी होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसमें क्या है कि जैसे आपका एनईपी है, ठीक है, जिन्होंने एनईपी की क्लास नहीं देखी है वो लोग देख लें, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वहाँ पे ईसीसीई जो चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया। मतलब स्कूल से जाने के पहले बच्चों को एक अलग ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उनकी क्लास 1 क्लास 2 स्टार्ट होंगी, ऐसा एनईपी 2020 कहती है, ठीक है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पर जोर, जो आपकी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी है, मतलब बच्चों को उनका उद्देश्य है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य है बच्चों को डेली वर्रा की चीज़ों की लिखा पढ़ी आनी चाहिए, भाषाई ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उनसे अगर पूछा, जैसे वो कोई दुकान पे सामान लेने गए हैं, मतलब मान लो 5 रुपए लेके गए, ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने 3 रुपए की सामान लिए तो उनके कितने रुपए वापस होंगे, ठीक है। ये शुरुआती बच्चों का जो दौर होता है उसमें ये सब चीज़ें हैं। तो एनईपी जो है इस पे बहुत अलग से ही फोकस कर रही है कि बच्चों को इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 का सामान लेने गए, अब दुकानदार ने कोई पैसे वापस नहीं किए या कम कर दिए, ठीक है, तो बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसके छात्रों में 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र एकीकृत समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र पर जोर देना चाहिए। बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाना चाहिए। उनकी पैडागॉगिक मतलब क्या है, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा है कि आप नॉर्मल समझा रहे हैं सीख जाएगा, कोई बच्चा है कि पीडीएफ से नॉर्मल सीख जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे बच्चे की नीड है उस प्रकार से आप बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना, मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी बढ़ाना। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी भेदभाव ना रहे कि लैंगिक की ये लड़की है तो इसको सिलाई बुनाई कढ़ाई ही आना चाहिए, लड़का है तो ये बिजनेस ही करेगा या कुछ भी। तो ये सब चीज़ों को भी अब वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि अब शिक्षा की वजह से ही कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ये सब चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ये भी ऐसे भी एरिया हैं या जगहें अभी भी हैं यहाँ पे भी ये सब का रोल है कि लड़की है तो मतलब किचन का काम उसको ही करना चाहिए, ठीक है, लड़के नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को मतलब कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी जिस समाज या एरिया से आते हैं वहाँ पे ऐसी सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लो अपने घर में ही मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन उनका है कि वो खाना बनाएंगे सबके लिए, ठीक है, तो पापा मतलब बहुत जगह करते भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह ऐसा है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है। तो मम्मी की तबीयत खराब है वो ही खाना बनाएंगी, चाहे तबीयत खराब है कुछ भी है, ठीक है, उससे कोई नहीं है क्योंकि ये बना हुआ है कि पुरुष प्रधान देश है। तो ये सब चीज़ों को ही भी यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई, क्योंकि हम लोग बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएंगे तभी आगे चल के बच्चे उस तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर रहेंगे, ठीक है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, ठीक है। शिक्षा प्रशिक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलते हैं एससीआरटी, मतलब एक तो एनसीआरटी आपका होता है, एक एससीआरटी होता है स्टेट लेवल पे, एनसीआरटी आपका होता है सेंट्रल लेवल पे। राज्य शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, जिसको डाइट बोलते हैं, का सुदृढ़ीकरण करना, मतलब जो शिक्षक जाएंगे पढ़ाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त होनी चाहिए।
उस स्कूली शिक्षा प्रावधानों में संरक्षित स्कूली शिक्षा प्रावधानों में संरक्षित अनुकूल शिक्षण वातावरण और न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। इसके बाद व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, वोकेशनल एजुकेशन पे भी काम करना। ये सब समग्र शिक्षा में बताया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें लागू हुई, इंटरवेंशन हुई। इस योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे के विकास और अवधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, मतलब जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की अभी हम लोगों ने बात की थी कि बच्चों को नॉर्मल चीजें डेली बेसिस पे आनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर काम भी होता है। लिंग और समानता, समावेशी शिक्षा, सबको साथ में लेके शिक्षा दी जाए। गुणवत्ता और नवीनता, क्वालिटी हो शिक्षा में। और नवीनता मतलब जैसे आजकल देखो आप मतलब चांद पे हम लोग पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी और जो नवीनता है उसकी वजह से ही संभव हो पाया है। शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता, डिजिटल पहल। ठीक है, इसके बाद है कि आपका जो आरटी है उसके हिसाब से वर्दी, मतलब जो आपका ड्रेस है, पाठ्य पुस्तकें सहित आरटी में जो भी पात्रताएं बोली गई उस पर काम करना। ईसीसी के लिए समर्थन करना। ईसीसी की अभी हम लोगों ने बात की, जो प्रारंभिक एज में बच्चे होते हैं, मतलब एनईपी जिन लोगों ने क्लास देखी है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ईसीसी में बताया गया है कि बच्चे सबसे पहले जाएंगे, वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो अपनी मर्जी से खेलेंगे कूदेंगे सब कुछ, एकदम से उनको पढ़ाई नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन 3 साल से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद व्यवसायिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना, निगरानी, कार्यक्रम प्रबंधन और राष्ट्रीय घटक। ठीक है, इसके बाद एनईपी की क्या रिकमेंडेशन है कि समग्र शिक्षा इससे मिलकर काम कर रहा है, तो एनईपी की भी देखो वही सारी चीजें हैं, जैसे आपकी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर जो मतलब जो आपका एफएलएन है, इसके बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ लेंगे। इसका समग्र प्रगति एचपीसी का प्रावधान, मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक बनेगा, जैसे मैंने आपको एनईपी में पढ़ाया था 360 डिग्री बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब उसके सारे पहलुओं पे मूल्यांकन किया जाएगा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे, ठीक है, उसके मोरल डेवलपमेंट पे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि उसकी केवल ही पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, सारी चीज़ें 360 डिग्री असेसमेंट करेगा टीचर। ठीक है, उसका एक प्रगति मतलब एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी बाकायदा। सीखने के परिणामों के साथ साथ बच्चों के संक्रमण पर नजर रखने की शुरुआत। ठीक, इसके बाद चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर योग परामर्शदाताओं को शामिल करना, मतलब जो भी काउंसलर्स हैं, क्वालिफाइड है, उनको वो रखे जाएंगे, जिससे कि कोई भी चीज़ अगर बच्चों के साथ होती है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो बच्चों को समझे, ठीक है, और उनको उसी तरीके से फिर काम भी करें, और कोई भी समस्या है उसको वैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसके बाद जो गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए भाषा शिक्षकों की व्यवस्था करना। आपने देखा है कि लैंग्वेज के टीचर होते हैं ना आपके, जैसे मराठी हो गया, ठीक है, और तमिल है, कन्नड़ है, तो इनके लैंग्वेज टीचर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है तो उनके लिए वो बच्चे भी तो उसी धारा में जोड़ने, एक मेन स्ट्रीम जो इंक्लूजन की बात कर रही है एसएससी, तो वो कैसे आएंगे, ये सब चीज़ों को करके ही। ठीक है, शिक्षकों की क्षमता का निर्माण प्रावधान 50 घंटे सीपीडी। ठीक, इसके बाद बैगलेस दिनों इंटर्नशिप के लिए प्रावधान। इसके बाद जो बैगलेस डे बनाएंगे, बच्चे एक दिन बैग लेके नहीं जाएंगे, ऐसा हो चलता भी है, आपके केवी वगैरह में ये सब होता है। 16 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में ओएसी के लिए सहायता। ठीक है, इसके बाद परख की गतिविधियों के प्रावधान। अब एक बनाया गया है कि किसके थ्रू हम लोग असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करेंगे बच्चों का, तो एक अलग से स्कीम बनाएगी परख करके। ठीक है, तो इसके बारे में जब लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो उसके थ्रू बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके CWSN बालिकाओं के लिए अलग वजीफा का प्रावधान। CWSN बालिकाओं का क्या मतलब हो गया है, जो CWSN भी जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उससे ही रिलेट करता है, तो जो उसमें बालिकाएं आती हैं उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, ब्लॉक स्तर पे किए गए CWSN और संस्थान केंद्र की पहचान का प्रावधान, मतलब इनके अलग से केंद्र भी खोले गए हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
इसके बाद आवासीय छात्रावासों, केजी, बीबी आदि सहित स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना। कैसे क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उनको बढ़ाना। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा में हब एवं स्पोक मॉडल का प्रावधान करना। इसके स्मार्ट कक्षा के लिए प्रावधान और दीक्षा के लिए सहायता। दीक्षा एक पोर्टल है जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आदि में मूल्यांकन कक्षों के लिए सहायता। समग्र शिक्षा के तहत ईएफसी ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में 2,94,283 करोड़ कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ 2021 से इतने 2026 तक इतने करोड़ रुपए दिया गया है इस सब पे काम करने के लिए। ठीक है, अब मेन हाईलाइट क्या है समग्र शिक्षा अभियान के, ये हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, मतलब सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है कि जितने भी इलाके हैं भारत के, जितने भी एरिया हैं, चाहे कैसे भी है, आदिवासी एरिया है, एससी एसटी से है, या फिर जहाँ पे शिक्षा पहुँचना असंभव है वहाँ भी सबको बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये ऐसे मतलब समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसके बाद योजनाओं का एकीकरण। अब इसका क्या, एसएफए के एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा में संबंधित विभिन्न पूर्व कार्यक्रमों और पहलों को एकीकृत करना है। इसमें जितने भी आपकी स्कीम्स या प्रोग्राम चलाए गए हैं सबको मिलके काम करना। ठीक है, जिससे कि जो भी उद्देश्य बनाए गए उनकी पूर्ति हो सके। इसके समावेशी शिक्षा, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, जितने प्रकार के मतलब दिव्यांग हैं, वंचित वर्ग से हैं, सबको एक साथ मिलके पढ़ाई देना। गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में सुधार कैसे होगी, जब हम एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। ठीक है, इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना। सामुदायिक भागीदारी, जो कह सकते हैं कम्युनिटी के लोग हैं उनको वो पार्टिसिपेट कराना, जिससे कि हम और अच्छे से समझ पाए क्या क्या चीज़ों की नीड है, क्या क्या चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, वित्तीय सहायता। अब मतलब ये सब चीज़ें कैसे होंगी, जब क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत होती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर वित्तीय सहायता भी करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको RM ऐसे बोलते हैं, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को कवर करने के लिए एसएससी का विस्तार किया गया है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये अलग से ही प्रोग्राम चलता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। बुनियादी ढांचे का विकास तो कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, शौचालयों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचों के निर्माण का समर्थन करना। इसके बाद मिड डे मील स्कीम, ये सब भी चलाना, इस पर ध्यान देना। ये सब चलते भी हैं बच्चों को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए, बच्चों की हेल्थ सही रहे इसके लिए। ठीक है, इसके बाद बालिका शिक्षा पे ध्यान देना। निगरानी और मूल्यांकन, मतलब निगरानी रखेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे कि सारी जो चीज़ें हैं वो सही से हो रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार, इसके बाद कि हम लोग रिसर्च वर्क पे भी काम करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे शिक्षा में, इन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा। ब्रिज पाठ्यक्रम। अब ये ब्रिज पाठ्यक्रम क्या होता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते किसी वजह से या किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उनको क्लासेस अलग से चलती हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जैसे मान लो कि 1 से 5 तक की ब्रिज क्लासेस चल रही हैं, वो इसलिए चलाई जाएंगी क्योंकि उनको 6 क्लास तक के बच्चों के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, लचीले फंड, मतलब फ्लेक्सिबल फंड, ऐसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं प्राथमिकताओं के आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए लचीला फंड प्रदान करेगा। मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं केंद्र में, केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी, तो उसके लिए फंड आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत चक्कर लगा रहे हैं कि अब आ रहा है ये एप्लीकेशन, वो तो इस पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा में ICT। अब ICT आजकल की तो एक ज़रूरत बन गई है, बिना आप मोबाइल के नहीं रह सकते। ठीक है, काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो उस पर भी ध्यान दें, तो उसको शिक्षा से जोड़ के सिखाया जाए, जिससे कि और अच्छे बच्चे बन के निकले समाज में और अच्छा काम करें। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की यहाँ पे बात भी की गई है, तो इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये मेन हाईलाइट है एसएससी के आपके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो एक योजना चली है, जिसको क्या बोलते हैं, PM पोषण।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, स्कूल्स में चलाएगी। ये किस लिए चलाएगी? ये मेन बच्चों के खाने पीने को लेके चलाएगी कि जो बच्चे कुपोषण, आपने देखा है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जेंडर रेशियो वगैरह, इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन होते हैं कि खाने पीने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये अलग से स्कीम चलाएगी कि बच्चों को न्यूट्रिशन की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे। तो पीएम पोषण योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका कक्षा 1 से ठीक पहले, ठीक है। बाल वाटिका की बात किसमें की गई है? एनपीई जो आपकी 2020 है उसमें बाल वाटिका की बात की गई है, और 1 से 8 कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को कवर करती है। इसके बाद पीएम पोषण भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कुपोषण को संबोधित करना और भारत में महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति पे सुधार करना, ठीक है। तो बच्चे मतलब जब माँ के गर्भ में है तब से ही उनके पोषण पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अंकन उपस्थिति और प्रतिधारण को बढ़ाने और साथ ही बच्चों को पोषण में सुधार करने की दृष्टि से एक केंद्र प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं, NPNSPE, 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये योजना क्यों शुरू की गई थी कि एक तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़े, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले आके उपस्थिति हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि बच्चे हैं अब खाने पीने का मन कर रहा है ऐसे, या फिर बहुत से गरीब परिवार से बच्चे हैं, नहीं खाने पीने की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो स्कूल में ऐसी व्यवस्था की कि वो लोग स्कूल में आए और पढ़े, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1995 को। इसके 2008-9 में इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के तक विस्तारित कर दिया गया और इस योजना का नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। तो ये 1995 में स्टार्ट हुई थी प्राइमरी एजुकेशन पे आपकी, सेकेंडरी में, फिर इसको उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी लागू कर दिया गया 2008 से 9 में, ठीक है। इसके बाद आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति CCA ने केंद्र सरकार ने 54,061 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि 2021 से 22 से 2025-26 के लिए स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को जारी रखने की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को जारी रखने की मंजूरी दी, ठीक है। जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर आपके 31,733 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस स्कीम पे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, ये भी हम लोग देखते हैं। भारत में अधिकांश बच्चों की 2 गंभीर समस्याओं का समाधान करना, एक तो भूख और शिक्षा, मतलब उनको इसीलिए खाना प्रोवाइड किया कि उनकी भूख नहीं लगी तो वो शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसे सुना होगा आपने। तो आप भूखे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी इतना मन नहीं लगता है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका कक्षा 1 से ठीक पहले, ठीक है, में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की मदद करना। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं या बहुत गरीब हैं, ठीक है, जहाँ पे भोजन की सही से व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, और जब छुट्टी होती है तब भी इन सब का प्रावधान किया गया है कि वहाँ पे जो कुछ प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इस स्कीम का, यहाँ पे देख सकते हैं। पात्र बच्चों को पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की है, ठीक। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पात्र स्कूल में पौष्टिक और पका हुआ भोजन नियमित रूप से परोसना सुनिश्चित करने के लिए सभी लॉजिस्टिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको कैसा भी भोजन दे सकते हैं, प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनाई गई है कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को दी जाएगी, मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, जिसे आप लोग देखा हॉस्टल वगैरह में भी मेनू वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रॉपर है जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाए, ठीक है। इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे
इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। योजना के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से किचन कम स्टोर का निर्माण और रसोई उपकरणों की खरीद और अन्य विभागों के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बजटीय समर्थन के साथ अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना। ठीक है, तो किचन कम स्टोर मतलब ऐसा किचन बनाया जाएगा जिसमें सारी चीजें भी होंगी खाने पीने की, जिससे कि आराम से जो भी वहाँ पे रसोइया लगे हुए हैं काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे से अच्छा बना के बच्चों को दे पाए। ठीक है। समग्र शिक्षा पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के समन्वय से पेयजल और शौचालय सुविधाएं प्रदान करना। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी ये सब चीजें आती हैं कि अच्छा उनको भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले। ठीक है, शौचालय वगैरह की सही से व्यवस्था हो। इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि पीएम पोषण योजना ने कक्षा में भूख को रोकने की मदद की है, स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जिससे बच्चों के समग्र स्वस्थ विकास में मदद मिली है। तो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में एनरोल हुए हैं इस स्कीम के थ्रू। इसके बाद उच्चतम न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। ठीक है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू इन सब चीज़ों की समीक्षा भी करता है कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने देखा है कि पीएम पोषण को भारत सरकार की सबसे सफल पात्रता योजना में से एक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन और ठहराव में वृद्धि हुई है। तो इसका ये इम्पैक्ट रहा है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। ठीक है, और जितनी भी योजनाएं चलाई गई ये योजना सबसे कारगर साबित हुई है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसके हाइलाइट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो उद्देश्य क्या है, पीएम पोषण का प्राथमिक उद्देश्य 0 से 6 वर्ष किशोर लड़कियों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण को कम करना। सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या है, जो भी कुपोषण के शिकार होते हैं, जो उनके कारण है, किस वजह से हो रहे हैं, उनको कम करना। इसका लक्षित लाभार्थी, ये योजना मुख्य रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करता है जो जीवन के इन महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उचित पोषण के महत्व को पहचानती हैं। ठीक है। इसके बाद कार्यान्वयन क्या है, पीएम पोषण का राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये मंत्रालय इसको लागू करता है, कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बाद कवरेज मतलब कितना एरिया क्या कवर करता है। कार्यक्रम पोषण संबंधी हस्तक्षेप को समग्र प्रभावशाली में सुधार के लिए अन्य सरकारी पहलुओं कार्यक्रम जैसे एकीकृत बाल शिक्षा सेवाओं जो आपका ICDC है ये भी इन सब पे काम करता है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के साथ अभिसरण पर जोर देता है। ये सब मिलके करते हैं क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पोषण इन सब स्कीम्स के थ्रू ही मिलते हैं। ठीक है, जब उनको पोषण मिलेगा तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रौद्योगिकी और निगरानी। पीएम पोषण में पोषण संबंधी परिणामों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी शामिल है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। तो मतलब इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया है कि अगर कहीं पे कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है या सही से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप ऐप के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं, या अपनी जैसे आपको कुछ अलग से जानकारी चाहिए तो भी आप ऐप के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का भी प्रावधान रखा गया है जिससे कि जो डिजिटल वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं उसको भी इसमें बढ़ावा मिले और उनके थ्रू कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो कुपोषण की वजह बनती हैं उनको रोका जाए। ठीक है, इसके बाद पोषण सेवाएं, ये योजना लक्षित लाभार्थी को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, विकास, निगरानी सहित पोषण सेवाएं प्राप्त करती है। इसमें टीकाकरण, ठीक है, पूरक पोषण, क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब चीज़ों की निगरानी करती है। इसके बाद IYCF, शिशु और छोटे बच्चों को दूध पिलाने की प्रथाएं। पीएम पोषण इष्टतम IYCF प्रथाओं को बढ़ावा देने में केंद्रित करती है, जिसमें पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान, समय पर और पर्याप्त पूरक आहार और बच्चे की देखभाल में स्वच्छता और स्वच्छता का महत्व शामिल है। ठीक है, तो पीएम पोषण में ये सब चीज़ें भी शामिल, मतलब
बच्चा जब से गर्भ में आया उससे पहले ही माँ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बच्चे आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके 6 महीने तक माँ का जो दूध होता है उसके लिए अमृत साबित होता है। तो उन सब चीज़ों का भी इसमें काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है, उन सब पे काम भी होता है। ठीक है, इसके व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम में पोषण और स्वस्थ आहार प्रथाओं के महत्व के बारे में देखभाल करने वाले समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार का एक मजबूत घटक शामिल है। जन आंदोलन पीएम पोषण कुपोषण में निपटने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए समुदाय हितधारकों को संगठित करने के लिए एक जन आंदोलन लोगों का आंदोलन बनाना चाहता है। मतलब इस स्कीम पे इतना अच्छे से इतना ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छी साबित भी हुई है कि एक पूरा जन आंदोलन टाइप का है कि लोग भी इसके प्रति जागरूक हों। इसके सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसके अलावा ये सब स्कीम्स भी इसके थ्रू चलाई गई हैं, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं आपने देखा है, जो लोग थोड़े गांव के एरिया से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे और शहर वाले भी जानते हैं, जो लोग थोड़ा नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि ये सब चीज़ें चलाई जाती है। आंगनवाड़ी आपका पोषण 2.0 करके स्कीम चलाई गई है। ठीक है, उसमें ये सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बच्चियों की जो भी समस्या है, इसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो समस्या है उन सब पे, और किस वजह से कुपोषण को रोकने के लिए। ठीक है, और शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी। वित्तीय आवंटन सरकार पीएम पोषण के कार्यान्वयन का समर्थन के लिए धन आवंटित करती है, जिसमें पूरक पोषण क्षमता निर्माण निगरानी गतिविधियों का प्रावधान शामिल है। पुरस्कार और मान्यता, ये योजना विभिन्न पुरस्कारों प्रोत्साहनों से माध्यम से पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन नवाचारों को मान्यता देती है और पुरस्कृत करती है। मतलब जो लोग इस शिक्षा ये जो स्कीम चल रही है जिसे सच में बहुत अच्छे से करते हुए बहुत से लोग हैं, इस पे बहुत काम करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं कि उनको फिर पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये आज आपकी 2 स्कीम्स मैंने कराई। एक तो समग्र शिक्षा अभियान, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में कराया है, तो आपको कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, और आपकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी, और पीडीएफ मैं दे देती हूँ, तो पीडीएफ के लिए प्लीज़ बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास नहीं देखेंगे, क्लास देखते हैं उसी टाइम भी बोलेंगे मैम पीडीएफ मैम पीडीएफ। मतलब समझना नहीं है, कोई चीज़ समझ लो तो वो ज़्यादा काम आएगी आपके एग्ज़ाम के, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे कोई भी चीज़ है, मतलब आपके घर परिवार में भी कोई चीज़ होती है इस प्रकार से, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इसलिए क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इतना प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से और देखते रहिए सारी क्लासेस, और अपनी तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करिए, पेपर जब भी होगा तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी तब भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी क्लास आज की समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।